नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सुबह डेली हम एक सेट 20 से 25 क्वेश्चन करते हैं CHSL 2023 के, जो पेपर में पूछे गए थे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म इज एसोसिएटेड विद हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से है। तो अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर ए की कथक, तो कथक हमारा सही आंसर हो जाएगा। जो कथक है इसका संबंध हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से है। अगर मैं बात करूं कथक की, तो कथक हमारा यूपी का है। अगर हम बात करें सत्रिय डांस की, तो ये आसाम। अगर हम बात करें मोहिनीअट्टम और कथकली की, मोहिनीअट्टम और कथकली कहाँ का डांस है? केरला का डांस है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं एक बार, भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। भारत में टोटल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। अगर हम बात करें कथक की, तो वो यूपी से, मणिपुरी मणिपुर, सत्रिय आसाम, ओडिसी ओडिशा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनीअट्टम केरला, कथकली केरल और भारतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है, ठीक है। आपने ये सारे याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है विच ऑफ दीज इज नॉट एन NGO इन्वॉल्व इन माइक्रो फाइनेंस रिलेटेड एक्टिविटीज़। इनमें से कौन सा सूक्ष्म वित्त, जो माइक्रो फाइनेंस है, संबंधित गतिविधियों में शामिल गैर सरकारी संस्थान नहीं है। तो एक तरीके से हमसे क्या पूछा गया है? एक सरकारी संस्थान पूछा गया है। जो सभी को पता है, नाबार्ड क्या है? एक सरकारी संस्थान है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में ही देख लेते हैं। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है मुंबई में। इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 और मुख्यालय है मुंबई में। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है Which of the following committees had recommended to incorporate the fundamental duties? निम्नलिखित में से किस समिति ने संविधान में जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, मौलिक कर्तव्य हैं, उनको सम्मिलित करने की सिफारिश की थी? तो किसने की थी? ये की थी हमारी स्वर्ण सिंह समिति ने। किसने? स्वर्ण सिंह कमेटी जो है उसमें। अगर मैं बात करूँ फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, तो आर्टिकल 51A। अगर टोटल कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, तो टोटल है अभी संविधान में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ठीक है। इसके बारे में देख लेते हैं एक बार। जो स्वर्ण सिंह कमेटी है उसके आधार पे बनाया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज़। जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976, उसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। देखो, जो ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट है, इसको क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और कब था ये? 1976 में हुआ था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, तो जो 11वां जोड़ा गया था वो था 86 संविधान संशोधन 2002 में एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो टोटल मौलिक कर्तव्य कितने हो गए अपने पास? 11, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा एक बार बलवंत राय मेहता कमेटी के बारे में देख लेते हैं। जो 73वां संविधान संशोधन था 1993 का, उसमें क्या किया गया था? पंचायत व्यवस्था जोड़ी गई थी तथा 11वीं अनुसूची जो 11th शेड्यूल है उसमें जोड़ी गई थी। उसमें पंचायत व्यवस्था को रख दिया गया। पंचायत व्यवस्था जो है वो त्रिस्तरीय है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। उसके बाद अगर हम बात करें सरकारी आयोग की, तो स्थापना हुई थी 9 जून 1983 और केंद्र राज्य संबंध की जांच के लिए की गई थी, ठीक है। यहाँ देखो 73rd का दिया गया है। अगर मैं 74th अमेंडमेंट की बात करूँ, तो उसमें क्या था? हमारा म्युनिसिपैलिटीज़ था। क्या था? म्युनिसिपैलिटीज़। ये 11th शेड्यूल में आपका पंचायत है और 12th शेड्यूल में क्या है? हमारा म्युनिसिपैलिटीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। दोनों चीज़ याद रखनी है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है जो प्रथम बैंक है वो फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक था इंडिया का, और उसका हेड ऑफिस किस स्टेट में था?
ठीक है। अगर मैं बात करूँ यूपी की, तो यूपी में उसका क्या था, हेडक्वार्टर था, हेड ऑफिस आप बोल सकते हैं, प्रथम बैंक, द फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है उत्तर रामचरित निम्नलिखित में से किस कवि की रचना है। जो रामचरित है, उत्तर रामचरित है, वॉज द कंपोजिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट। तो ये है भवभूति की रचना है रामचरित। ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं इनकी अन्य रचनाएं। एक है आपकी मालती माधव, महावीर चरित्र और उत्तर रामचरित। तीनों की तीनों इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखनी है। ठीक है। जयदेव की पुस्तक का नाम क्या था, जयदेव की पुस्तक का नाम था गीत गोविंद। जयदेव की पुस्तक का नाम क्या था, गीत गोविंद, जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू फ्रीडम, देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ऑप्शन नंबर ए की, तो ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, इट प्रोवाइड्स फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। यह धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। बिल्कुल सही बात है। ये प्रोवाइड करता है फ्रीडम ऑफ वर्शिप, यह उपासना करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। बिल्कुल ठीक। इट इज़ मैंशन इन आर्टिकल 25 से 28। इसका उल्लेख अनुच्छेद 25 से 28 में किया गया है। बिल्कुल सही बात है। इट मैंशन दैट स्टेट हैज़ इट्स ओन रिलीजियन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये गलत है। इसमें ये नहीं कहा गया कि किसी स्टेट का या किसी का अपना अलग धर्म होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। अगर हम बात करें मौलिक अधिकार की, तो भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेके 15। अगर हम बात करें भाग 2 की, भाग 2 में क्या है, सिटीजनशिप, नागरिकता के बारे में बताया गया है। भाग 3 में है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, अनुच्छेद हैं 12 से 15। 6 वर्गों में बांटा गया है। अगर इंग्लिश में याद रखना चाहें तो ऐसे याद रख लीजिए, EFERC। ई से हो जाएगा राइट टू इक्वेलिटी, एफ से हो जाएगा राइट ऑफ फ्रीडम, ई से हो जाएगा राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, आर से हो जाएगा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन और सी से हो जाएगा आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ठीक है। राइट टू इक्वेलिटी आर्टिकल 14 से 18, राइट ऑफ फ्रीडम 19 से 22, 23-24 में एक्सप्लोटेशन, 25 से 28 फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, 29-30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। उसके बाद आता है आर्टिकल 31। देखो जो आर्टिकल 31 था वो पहले क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी का था, लेकिन उसको डिलीट कर दिया गया किस संविधान संशोधन के तहत, जो 44th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। कब हुआ था, 1978 में। उसको क्या कर दिया गया था, डिलीट कर दिया गया था। और आर्टिकल 31 से हटाकर इसको अब किस में रख दिया गया है, आर्टिकल 300A में रख दिया गया है। अगर हम बात करें आर्टिकल 32 की, तो आर्टिकल 32 क्या है, आर्टिकल 32 है जिसमें क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट्स जारी करता है। अगर रिट्स बात करूं मैं हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट जारी करता है आर्टिकल 226 के अंदर। आर्टिकल 32 को क्या कहा गया, BR अम्बेडकर जी के द्वारा हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। ये था हमारा पूरा एक्सप्लेनेशन। उसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन, विच टनल कनेक्ट्स मनाली टू लोहाल स्पिरिट वैली। तो कौन सा टनल है, अटल रोड टनल है, जो कनेक्ट करता है किसको, लोहाल स्पीति घाटी से जोड़ता है मनाली को। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें पीर पंजाल टनल की, तो बनिहाल से कांजीगुड़, और अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल की बात करें तो श्रीनगर से ले। ये आपके इंपॉर्टेंट हैं, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य होने का गौरव प्राप्त हुआ। तो हिमाचल प्रदेश को, करंट का क्वेश्चन है, क्या हुआ है, हिमाचल प्रदेश को पहला कार्बन मुक्त राज्य होने का गौरव प्राप्त हुआ है। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ द बनियन ट्री, अ लार्ज एवरग्रीन ट्री ऑफ एशिया कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स ट्रंक लाइक एरियल रूट्स। तो उसने हमसे साइंटिफिक नेम पूछा है किसका, बनियन ट्री का। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, फिकस बेंगालेसिस। कौन सा है, फिकस बेंगालेसिस हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम बात करें बाकी सब की, तो अगर मैं बात करूं कपास का पौधा, तो कपास के पौधे का साइंटिफिक नाम क्या है, गोसिपियम हर्बेसियम। अगर हम बात करें चंदन की, तो सनातलम एल्बम। अगर मैं अनानास की बात करूं तो अनानास कोमोसस। ठीक है। ये सभी इसके साइंटिफिक नेम हैं जो कि आपने याद रखने हैं।
उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है सामान्य रूप से कम श्रम और पूंजी के साथ बड़े बड़े खेतों के कृषि को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है उसको कहा जाता है एक्सटेंसिव कल्टीवेशन। विस्तृत खेती कहा जाता है एक्सटेंसिव कल्टीवेशन। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11। 2011-12 तक भारत के प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं का प्रतिशत कितना था। अगर मैं बात करूँ 11-12 की तो उसमें था 62.1%। कितना था? 62.8%। उसके बाद देख लेते हैं प्राथमिक क्षेत्र। देखो 3 क्षेत्र होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? जब आय का स्रोत सीधे प्रकृति से जुड़ा हो उसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, जैसे खेती, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन आदि। द्वितीय क्षेत्र मतलब सेकेंडरी जो है सेक्टर, वो होता है कारखानों को शामिल किया जाता है। इसमें निर्माण और विनिर्माण होता है, जैसे आटा चक्की, फैक्ट्री इत्यादि। और अगर हम बात करें टेरिटरी सेक्टर की या तृतीय क्षेत्र की, तो इसमें नौकरी, व्यापार, सेवा, दुकान की शामिल किया जाता है, परिवहन, अस्पताल, कोचिंग, ये सब इत्यादि। ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराया जाने वाला एक सामान्य उत्पाद नहीं है। अगर मैं बात करूँ 12 की तो कौन सा नहीं है? क्रेडिट कार्ड जो है वो एक सामान्य उत्पाद नहीं है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है तैराकी में लेन की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में कितनी होती है। जो न्यूनतम चौड़ाई है तैराकी की वो कितनी होती है? 2.13 होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है व्हाट इज़ द IUPAC ग्रुप प्रीफिक्स ऑफ एसाइल एल्हाइड कंपाउंड्स। क्या कहता है? IUPAC समूह बताना है हमें, तो हमारा हेलो कार्बोनिल इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15। देखो ये इंपॉर्टेंट है। जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, जो वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम था, भारत में किस वॉइसरॉय के शासनकाल के दौरान लागू किया गया था? तो ये किया गया था लॉर्ड लिटन के दौरान लागू किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड लिटन के दौरान लागू किया गया था। अगर मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की, तुसु परब इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। तो तुसु परब जो है वो हमारा झारखंड का हार्वेस्ट फेस्टिवल है। कौन सा? तुसु परब। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिमॉन्स्ट्रेट्स विच नेचर ऑफ लाइट। विद्युत प्रभाव प्रकाश की किस प्रकृति को दर्शाता है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा उत्तर हो जाएगा कणीय प्रकृति, पार्टिकल नेचर को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है रिवोल्ट ऑफ 1857। ये सभी को पता है, जिसमें मंगल पांडे को फांसी दी गई थी, तो ये याद रखना है। रिवोल्ट ऑफ 1857 इंपॉर्टेंट है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी मेरठ से। कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी। ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी, और ये जो है वो 35 N1 के सैनिक थे। ये आपने याद रखना है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है निम्नलिखित में से किस शख्सियत का संबंध वाद्यायंत्र बांसुरी से है? फ्लूट से किसका है? हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? फ्लूट से है। अगर मैं बात करूं बिस्मिल्लाह खां का, तो इनका संबंध है शहनाई से। ठीक है। अगर हम जाकिर हुसैन की बात करें तो इनका संबंध है तबला से। तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट हैं, आपने याद रखने हैं। ठीक है। उसके बाद है हमारा आज का, हाँ ये देख लेते हैं जो मैंने बता ही दिया। उस्ताद जाकिर हुसैन तबला वादक, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक, और उस्ताद विलायत खां सितार वादक, और फ्लूट का आपको पता ही है हरिप्रसाद चौरसिया। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। आखिरी क्वेश्चन कहता है हार्डनेस ऑफ वाटर। जो हार्डनेस है वाटर की इज़ एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ। जल की कठोरता को डैश में व्यक्त किया जाता है, तो ppm में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको, हाँ ये देख लेते हैं एक बार, ppm की फुल फॉर्म पार्ट्स पर मिलियन, सॉफ्ट वाटर 150 ppm। ठीक है। बस इतना ही ध्यान रखना है। आज की क्लास यही ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। धन्यवाद।